हेलो दोस्तों, मैं देव त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आपका दिव्य पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हालांकि जैसे कि आपको पता है कि ये चैनल जो है वो स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको डेडिकेटेड है। और अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आए हुए हैं स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आज तक, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉपिक देख चुके थे हम लोग, उसके बाद से हम लोग मॉडरेशन एक्सट्रीमिस्ट देख रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो आउटसाइड इंडिया में हुए थे वो पढ़ेंगे, देन पार्टीशन ऑफ बंगाल पे आएंगे। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट को हम सीधे पार्टीशन ऑफ बंगाल पे आएंगे, तो नहीं, हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल आने से पहले जो भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में हुए थे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया से अभी तक के कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि अभिनव भारत और सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत किसके द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए, इसका मैं थोड़ी सा आपको हिस्ट्री बता दूं। देखिए, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था मित्र मेला। जिसका नाम क्या था? मित्र मेला। याद रखिएगा, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी नेम पूछता है। मित्र मेला उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। और जो मित्र मेला है, बाद में इसको बी डी सावरकर ने मर्ज कर दिया। बाद में इसको बी डी सावरकर ने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद से इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया अभिनव भारत। अभिनव भारत। तो याद रखिएगा, बी डी सावरकर का एक ऑर्गेनाइजेशन था मित्र मेला। मित्र मेला को किसके साथ मर्ज कर दिया गया? सेक्रेट सोसाइटी के साथ क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और जब मित्र मेला को सेक्रेट सोसाइटी के साथ मर्ज कर दिया गया, तब इसका नाम क्या हो गया? तब इसका नाम हो गया अभिनव भारत। तो आपको याद समझिए कि कौन इसके फाउंडर थे। तो इसमें बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। दो तीन चीजें और आप इसके बारे में याद कर सकते हैं। एक कहाँ फॉर्मेशन हुई थी? नासिक में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नासिक में बना था। नासिक में कब? 1905 में बना था। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अगर आप लोग बी डी सावरकर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, इनका एक बुक है जो कि बहुत फेमस है। इस बुक का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने इसमें जो 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बी डी सावरकर का एक ऑर्गेनाइजेशन था मित्र मेला। मित्र मेला को बाद में इन्होंने मर्ज कर दिया एक सेक्रेट सोसाइटी से। उसके बाद इसका नाम अभिनव भारत हो गया। अभिनव भारत 1905 में नासिक में बना था, जो कि नासिक का है, महाराष्ट्र में है। बी डी सावरकर की बहुत फेमस बुक है द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 की क्रांति पे बेस्ड है। इसके बाद आप लोग इनके बारे में और कुछ जान सकते हैं कि इन्होंने एक अभिनव सोसाइटी की ब्रांच स्टेब्लिश की थी लंदन में। इन्होंने कहा कि थी एक अभिनव भारत की सोसाइटी, अभिनव भारत, अभिनव भारत सोसाइटी की एक ब्रांच इन्होंने स्टेब्लिश की थी। कहाँ पर? लंदन में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। कहाँ पर? फॉरेन लंदन में। कब? 1906 में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। बी डी सावरकर को जब जेल हुई थी तो इन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन अलार्म बजने के बाद ये री अरेस्ट हो गए थे। ये बात याद रखिएगा। अलार्म बजने के बाद क्या हो गए थे? री अरेस्ट हो गए थे। री अरेस्ट, उन्होंने जेल से भागने की कोशिश की थी। इनको काला पानी की सजा हुई थी। तो इतना बात याद रखिएगा कि अभिनव भारत सेक्रेट सोसाइटी रेवोल्यूशनरी किसने ऑर्गेनाइज किया था? बी डी सावरकर ने। पहले इसका नाम मित्र मिला था, फिर इसको सेक्रेट सोसाइटी के साथ मर्ज कर दिया गया, तो फिर बाद में इसका नाम अभिनव भारत हो गया, जो कि नासिक 1905 महाराष्ट्र में बना था। बी डी सावरकर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 के रेवोल्यूशन पे बेस्ड है। फिर एक इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का ब्रांच लंदन में भी खोला, जो कि 1906 में खोला था। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला। अभी मैंने आपको पढ़ाया मित्र मेला। ये भी कौन से थे? बी डी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। विनय दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर द राष्ट्रीय स्वयं संघ वाज फाउंडेड बाय हेगवेयर। याद रखिएगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं? आरएसएस शॉर्ट फॉर्म में। सॉरी, वेट अ सेकंड। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं आरएसएस अभी के टाइम में। ये कब फॉर्मेशन होता है इसका? 1925 में हुआ था। किसके द्वारा? केशव बलिराम हेसवेयर। केशव बलिराम हेसवेयर। याद रखिएगा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी केशव बलिराम हेसवेयर की। अगर आपसे पूछते कि कहाँ स्थापना हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ था? नागपुर में था। नागपुर में था। तो कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन नंबर डी, एमपीपीएससी 2030 का क्वेश्चन आया हुआ है 1925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगांतर पार्टी वाज लेड बाय, युगांतर पार्टी किसके द्वारा लेड किया जाता था। देखिए युगांतर पार्टी जो है वो अगर कहा जाए कि अगर इसका फॉर्मेशन जो है, इसके फॉर्मेशन में जो अहम भूमिका थी वो बरिंद्र कुमार घोष की थी, याद रखिएगा, बरिंद्र कुमार घोष। लेकिन इसको रीऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे, जतिंद्र नाथ मुखर्जी। और याद रखिएगा यही जतिंद्र नाथ मुखर्जी है जिनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, बाघा जतिन के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको रीऑर्गेनाइज किसने किया था, जतिंद्र नाथ मुखर्जी। तो ऑप्शन में जतिंद्र नाथ मुखर्जी है, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले कुछ नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं अनुशीलन समिति के बारे में। तो अगर मैं अनुशीलन समिति की बात करूं, तो ये 1902 में बनी थी। ठीक है, इसके मेन फाउंडर की बात करूं तो कौन कौन थे, पी मित्रा थे, पी मित्रा और सतीश चंद्र बोस थे, सतीश चंद्र बोस। ध्यान से हम लोग जानेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है अनुशीलन समिति क्या है। अनुशीलन समिति का 1902 में फॉर्मेशन हुआ था। इसके मेन फाउंडिंग मेंबर पी मित्रा और सतीश चंद्र बोस थे, याद रखिएगा। इसका जो फर्स्ट ब्रांच था, फर्स्ट ब्रांच कहाँ खुला था, कोलकाता में। कोलकाता में किसके द्वारा, सतीश चंद्र बोस के द्वारा, सतीश चंद्र बोस के द्वारा। सेकंड ब्रांच किसके द्वारा खोला गया था, सेकंड ब्रांच जो खोला गया था वो किसके द्वारा खोला गया था, वो पी मित्रा के द्वारा खोला गया था। इसमें पी मित्रा थे, जतिंद्र नाथ मुखर्जी थे, बाघा जतिन, और बरिंद्र घोष थे, बरिंद्र घोष थे। एक चीज आप याद रखेंगे कि अनुशीलन समिति का फॉर्मेशन 1902 में हुआ था। पी मित्रा और सतीश चंद्र बोस इसके फाउंडिंग मेंबर थे। फर्स्ट ब्रांच कोलकाता में खोला गया था सतीश चंद्र बोस के द्वारा, और सेकंड ब्रांच पी मित्रा, जतिंद्र नाथ मुखर्जी और बरिंद्र घोष के द्वारा खोला गया था। चलिए एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो पटना का ब्रांच था, अनुशीलन समिति का, वो किसके द्वारा खोला गया था, तो वो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा खोला गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा खोला गया था, एसएन सन्याल के द्वारा खोला गया था। और कुछ अनुशीलन समिति के बारे में अगर हम लोग गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो दो तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। उसमें से एक नाम है हेमचंद्र कुनोंगो का, क्या नाम है, हेमचंद्र कुनोंगो। ये क्या थे, एक बॉम्ब एक्सपर्ट थे, और ये जुड़े हुए थे किससे, अनुशीलन समिति से। किससे जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति से। ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखवा रहा हूं क्या थे, ये सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, कुछ ना कुछ करना चाहते थे देश के हित के लिए, देश को आजाद करने के लिए। तो याद रखिएगा हेमचंद्र कुनोंगो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच और पटना की ब्रांच तो होगी, एक ढाका में भी ब्रांच थी इसकी, याद रखिएगा। ढाका में भी ब्रांच थी इसकी, जो कि 1906 में खोली गई थी, 1906 में खोली गई थी, और पुलिन बिहारी दास के द्वारा खोली गई थी, पुलिन, याद रखिएगा, बिहारी दास के द्वारा खोली गई थी। तो हम लोग का राइट आंसर इसमें क्या है, पी मित्रा है, यानी पी मित्रा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बरिंदर घोष पर एसोसिएटेड भी, जैसे कि अभी मैंने बताया, बरिंदर घोष एसोसिएटेड थे अनुशीलन समिति से, अभी मैंने बताया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हु एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना, अभी मैंने बताया सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था, एबीपीएससी 63 में आया हुआ है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था, कोई दिक्कत नहीं। बारह डकैती वाज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। बारह डकैती 1996 में स्वतंत्रता आंदोलन और के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रमुख उपक्रम था। देखिए 12 डकैती का हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे डेट जो है वो गलत है, इस पे मत जाइएगा। आइए हम लोग 12 डकैती के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी मैंने बताया आपको पुलिन बिहारी दास, जो कि इन्होंने अनुशीलन समिति के हेड थे, कहाँ पे, ढाका बंगाल में। इन्होंने वहाँ पे एक स्कूल ऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम था नेशनल स्कूल ऑफ ढाका। क्यों, क्योंकि उनको क्या करना था, एक डकैती प्लान करनी थी, जो कि 12 के जमींदारों के पास जाकर उनको वो डकैती करनी थी, 12 के जमींदार के पास। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 12 डकैती कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 12 डकैती कहा जाता है, जो कि कहाँ हुआ था, ईस्ट बंगाल, आज के बांग्लादेश में, जिसको उस टाइम में ईस्ट बंगाल भी कहा जाता था, आज के बांग्लादेश में, यानी ईस्ट बंगाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर। इस चीज को आप याद रखेंगे कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था
उसके बाद से जो रिवोल्यूशनरी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे इन लोगों से। और 1911 में आप लोग को पता है कि जब दिल्ली दरबार लगा था, सॉरी किंग्स फोर्ट का मर्डर का बात है वो, सॉरी मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट का मर्डर हुआ था उसका बात है, ये कब हुआ था? तो किंग्स फोर्ट का जो मर्डर है आपका 1908 में हुआ था। मर्डर करने की कोशिश की गई थी, हुआ नहीं था, मर्डर करने की कोशिश की गई थी। हालांकि किंग्स फोर्ट मरते नहीं है। जो कैनेडी था, जो कैनेडी थे एक ब्रिटिश ऑफिसर, उनकी बेटी और पत्नी जो है वो मारी जाती हैं, ठीक है। लेकिन किंग्स फोर्ट जो है हालांकि उनको मारने की कोशिश की जाती है, बट वो मार नहीं पाते हैं। और इसमें कौन कौन थे? खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चक्की थे, प्रफुल्ल चक्की थे। आपको पता है कि खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। और आपको एक फैक्ट याद रखना है कि सबसे कम उम्र में फांसी होने वाले जो नेशनलिस्ट थे, जो सबसे कम उम्र में हुए तो खुदीराम बोस थे। सिर्फ मात्र 18 साल की उम्र में इनको फांसी हो जाती है। जब बात करें प्रफुल्ल चक्की की, तो समस्तीपुर में जब इनको पकड़ा जाता है, जब ये पकड़ाने वाले होते हैं समस्तीपुर में, तो ये अपने आप को क्या करते हैं, खुद से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, खुद मर जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों के हाथे नहीं आते हैं प्रफुल्ल चक्की। यहाँ तक आपको कोई नहीं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग मुजफ्फरपुर का मर्डर केस कहते हैं, या फिर मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी हम लोग इसे कहते हैं। कब हुई थी? 1908 में हुई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस से कौन एसोसिएटेड है? प्रफुल्ल चक्की। ऑप्शन सी। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चक्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गिवन लाइफ पनिशमेंट ऑफ मर्डर ऑफ कर्नल वाइली? देखिए, जो मदनलाल ढींगरा थे, इनका सोच था कि यहाँ पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर हैं, उन्होंने मासूम भारतीयों की जान ली है, मासूम भारतीयों की जान ली है, जिसके चलते ये ब्रिटिश ऑफिशियल को क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कर्नल वाइली की हत्या करने की कोशिश की थी। तो मदनलाल ढींगरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द रिवोल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट। देखिए अब आ गया हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि 1911 में 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। और उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? उस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। और दिल्ली दरबार दरबार कब, शाही दरबार कब लगाया जाता है? जब कोई बड़ा आदमी आने वाला है, यानी ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन की रानी जो है जॉर्ज 5 और मैरी आने वाले थे। जॉर्ज 5 और मैरी आने वाले थे। इनके आने की खुशी में दिल्ली दरबार जो है वो लगाया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार के बाद लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश की गई थी। और लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश इसलिए की गई थी क्योंकि यहाँ के लोग जो थे उनसे बहुत ज्यादा नाखुश थे। लेकिन उसमें कौन कौन थे? उसमें थे मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और अवध बिहारी। भगवती चरण बोहरा जो थे उसमें नहीं थे। भगवती चरण बोहरा जो थे उसमें नहीं थे। कौन थे? मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और अवध बिहारी। इसी को हम लोग दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी इसे हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और अवध बिहारी थे। भगवती चरण बोहरा जो थे इसमें नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अरविंदो घोष बार ब्रिटेन डिफेंड अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अरविंदो घोष को अलीपुर षड्यंत्र मामले में शानदार ढंग से बचाया गया। देखिए, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस पहले क्या है उसमें समझ आता है, फिर अरविंदो घोष को किसने बचाया, उसमें कौन केस लड़ रहा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में ही हुआ था। 39% जो थे, 39% जो थे इंक्लूडिंग अरविंदो घोष, उनको क्या हो गई थी? उनको हो गई थी जेल। वो लोग क्या हो गए थे? अरेस्ट हो गए थे। क्यों? इलीगल इलीगल आर्म्स एंड बम के केस में, इलीगल आर्म्स एंड बम्स, हथियार और बम के केस में इलीगल क्या हो गए थे? इनके ऊपर केस हो गया था। और 1908 में 39 लोग थे वो वरिंद्र कुमार घोष के साथ अरेस्ट हो गए थे, अरविंदो घोष के साथ अरेस्ट हो गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो अरविंद्र कुमार घोष थे, ठीक है, उसमें तो 17 को थे वो, उनको डिफेंड किया गया था। और उनको डिफेंड केसेस में कौन थे? अरविंदो घोष थे, अरविंदो घोष थे। और अरविंदो घोष को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड किया गया। किसके द्वारा किया गया? केस में सीआर दास के द्वारा। और ये सक्सेसफुली बाहर निकल गया। और ये सक्सेसफुली बाहर, उसमें बहुत किसी को सजा भी हुई, बहुत किसी को फांसी भी हुई। लेकिन अरविंदो घोष जो है, सीआर दास ने उनका केस लड़ा और वो सक्सेसफुली उन्होंने डिफेंड किया। अरविंदो घोष जो है वो बाहर आ गए। इसी को हम लोग अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। तो सीआर दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बस सेट? याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये कब बनी थी? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एज एस्पेक्ट टू, क्योंकि अभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके बाद से आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये इसका स्थापना 1924 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। और इसके मेन लीड में कौन थे? एस सान्याल थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और भी कुछ अदर नेम थे जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी थे,
जोगेश चटर्जी थे और चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद थे, याद रखिएगा। इसी को हम लोग देखिएगा, हिंदुस्तानी पब्लिक एसोसिएशन 1924 में बनी थी, कानपुर में बनी थी। लीड कौन कर रहा था? सरिंद्रनाथ सन्याल। और कोई कौन कौन थे इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चटर्जी थे और चंद्रशेखर आजाद थे, और भी बहुत सारे नाम थे। तो कब बना था? 1924 में बना था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ बना था? मैंने बताया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में बना था। ठीक है। Who among the following revolutionary refused to drink given milk on the eve of execution and said, "Now I shall take my mother milk only"? निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में से किसने अपने फांसी के पूर्व संध्या पर दिया गया दूध पीने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध पीऊंगा? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। अब एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ेंगे, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। जब काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई तो उसमें क्या किया गया? उसमें राम प्रसाद बिस्मिल को क्या कर दिया गया? फांसी दी गई। लेकिन ये कब हुई थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? ये 1925 में हुई थी। ठीक है। और किसके द्वारा की हुई थी? तो एचआरए के द्वारा की गई थी। अभी हमने पढ़ा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके फाउंडर सरिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत हुई थी। ये क्या था? तो एक ट्रेन थी लखनऊ और सहारनपुर के बीच में, उसी को लूटने की साजिश चल रही थी। ठीक है, रिवोल्यूशनरी के द्वारा, क्योंकि उसमें उन लोगों को पता चला था कि उसमें बहुत सारे हथियार है जिसको लूटा जा सकता था। ठीक है। तो इसमें 29 रेवल्यूशनरी जो थे, 29 रेवल्यूशनरी जो थे, उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा, अशफकुल्ला खान, अशफकुल्ला खान मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। राजेंद्र लहरी, इन लोगों को फांसी होगी। इन लोगों को क्या होगी? फांसी होगी। और भाग भाग कौन गया? एस्केप वहां से निकल कौन गया? वहां से निकल के चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। एक चीज आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ओनली मेंबर था एचआरए का जो कि कभी भी ब्रिटिशों के द्वारा पकड़ा नहीं गया था, तो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। ब्रिटिश उनको जितने बार भी पकड़ने की कोशिश की थी, ब्रिटिश जो थी वो असक्षम हुई थी। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को क्या हो गई? जेल हो गया, और बाद में इनको फांसी भी दे दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को क्या काकोरी कॉन्स्पिरेसी में फांसी दे दिया गया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी किसके द्वारा किया गया था? एचआरए के मेंबर्स के द्वारा किया था, और लखनऊ सहारनपुर में एक किया गया था। चलिए, तो ऑप्शन में क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल है। हाँ, याद रखिएगा, राम प्रसाद, ये भी पूछा था कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। याद रखिएगा, गोरखपुर में दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हु पेन द फॉलोइंग लाइन? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। किसने पंक्तियों को लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम में कितना बाजुए कातिल में? याद रखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिस्मिल के बारे में। याद रखिएगा, ये बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है। ये बिस्मिल कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी हमने जिस बिस्मिल के बारे में पढ़ा वो बिस्मिल है, नहीं। इनका नाम पूरा था बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी। और इनका अगर फुल नेम होगा तो सैयद शाह मोहम्मद हसन। क्या नाम है इनका? बिस्मिल अजीमाबादी या फिर सैयद शाह मोहम्मद हसन। राम प्रसाद बिस्मिल में मत जाइएगा। इनका जन्म पटना में हो गया था, याद रखिएगा, पटना में होगा, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बीपीएससी का क्वेश्चन बन जाता है। पटना के बिनाहा विलेज में, पटना के बिनाहा विलेज में। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? सुरेश सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें बिस्मिल जो थे अजीमाबादी वाले, उनका ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। कोई भी इसमें ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई द फॉलोइंग हैंग इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी के? सभी मैंने बताया काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, और भी बहुत सारे लोगों को थी, लेकिन और सर ऑप्शन इसमें है नहीं राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा, तो हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल को राइट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई द फॉलोइंग was a sole revolutionary of Kakori conspiracy who escaped from arrest? कौन भाग गया था, अरेस्ट नहीं हो पाया था, और एकमात्र एचआरए का मेंबर जो कि कभी अरेस्ट नहीं हुआ था, कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। मैंने आपको अभी बताया था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the government advocate in Kakori conspiracy case? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में याद रखिएगा, जगत नारायण मुल्ला जो थे वो गवर्नमेंट एडवोकेट थे। याद रखिएगा, ये मैं बताना आपको भूल गया कि जगत नारायण मुल्ला जो थे वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी में क्या थे? गवर्नमेंट एडवोकेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका कोरी कंस्पिरेसी मेन एक्यूज राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? मैंने अभी बताया गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर कहते हैं, किसने कहा था? याद रखिएगा, जो कि वाजिद अली थे। वाजिद अली, आप लोग को पता है कि अवध के लास्ट नवाब थे, अवध के लास्ट नवाब थे। और जब इनको जेल हुई थी अच्छे से रूल ना करने के चलते, मिस रूल के चलते, तब इन्होंने कहा था ये बात। तो याद रखिएगा कौन थे? वाजिद अली शाह। चलिए,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किसने किया था? अभी मैंने आपको पढ़ा है, याद रखिएगा, दो मेंबर है, एक HRA और एक HSRA। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मैंने आपको बताया सचिंद्र नाथ सन्याल और बहुत राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद बहुत भी थे, लेकिन काकोरी कॉन्स्पिरेसी में पकड़ जाने के बाद इसके मोस्टली लीडर को फांसी हो गई थी, चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अब इसके बाद, इसके पतन के बाद फिर फॉर्मेशन होती है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसके फाउंडर मेंबर में कौन थे होंगे? चंद्रशेखर आजाद होंगे, भगत सिंह होंगे और बहुत सारे मेंबर होंगे। 1928 में दिल्ली में इसका फॉर्मेशन होता है। 1928 में कहाँ होता है? दिल्ली में इसका फॉर्मेशन होता है। दिल्ली में कहाँ? फिरोज कोटला, फिरोज शाह कोटला में। तो याद रखिएगा, HRA के पतन के बाद HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाया जाता है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनी थी? अभी मैंने बताया 1928 में बनी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, whom in the following throw a bomb in a central legislative assembly 18 अप्रैल 19 to make the deep British government है? देखिए, भुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्या किया था? बम फेंका था। और इसको हम लोग बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो बम जब फेंका गया तो उसमें कौन कौन थे? भगत सिंह थे और भुटकेश्वर दत्त थे, यानी ऑप्शन 1 और 4 था। डी इज द राइट आंसर। सुखदेव और राजपूत तो बाद में आएंगे, वो बम फेंकने में नहीं, वो लाहौर के कॉन्स्पिरेसी, सॉरी इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस नहीं कहा जाता है, लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस कुछ अलग था। लेकिन हाँ, उस टाइम में भगत सिंह के साथ भुटकेश्वर दत्त थे जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह के साथ कौन थे? भुटकेश्वर दत्त थे, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए, तो हालांकि अभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया का, ये अभी पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। अभी इसके और सारे क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम लोग पार्ट 2 में डिसाइड करेंगे। और क्योंकि इसके अभी लगभग मुझे लगता है कि 20-25 और प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एस्पेक्ट में। देखिए हम लोग किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, तो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 हम लोग करेंगे। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए होगा तो आप हम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।